ऐसे हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया एक चैप्टर जिसका नाम है, पोइट्री सेक्शन से लिया गया चैप्टर से इसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। बच्चे ये एक पोम है, ये एक कविता है ना। और इस पोम को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले प्यारे बच्चे आप लोगों का हमने जो क्लास लिया था है ना, वो आर्टिकल चैप्टर का हमने क्लास लिया था और वहां पर हमने आपका 6 दिन क्लास लिया आर्टिकल का, ग्रामर का। और आर्टिकल का नोट्स अब आपके एप्लीकेशन में अपलोड अब होने ही वाला है, ठीक है ना, शाम तक अपलोड हो जाएंगे। तो सारे बच्चे आर्टिकल के नोट्स को अच्छे से पढ़ें, उसका रिवीजन करें और बीच में अगर आपके घर में कोई किताब वगैरह अगर है तो उसका आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें रूल्स को पढ़ने के बाद में। ओके, नोट बच्चे मिल जाएगा, शाम तक अपलोड होगा, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है ना, उस पर भी काम चल रहा है, हो जाएगा, ठीक है। ओके तो बच्चे आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ में जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। और बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से आपसे हम ये चाहते हैं कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। उसका फायदा देखिए आपको हम बता देते हैं पहले ही। बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने आपको बता दिया कि आपके 10th में 2 बुक चलती है और दोनों बुक से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका अच्छा रहा तो सब्जेक्टिव वाला भी पार्ट उसका अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स उठते हैं एग्जाम में ना, उसमें ऑब्जेक्टिव का भी फिलहाल करंट डेट में अच्छा खासा उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है। तो अगर आप चैप्टर को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे बना पाएंगे, है कि नहीं बच्चे, है ना। तो फिलहाल बच्चे आपकी जो बुक स्टार्ट हुई है उसका नाम है पैनोरमा पार्ट 2। हमने आपको बुक पहले दिखा दिया था। जो बच्चे नहीं जानते हैं बुक के बारे में, हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था, पहले दिन जब हमने जब क्लास लिया था इंट्रोडक्शन वाला क्लास में, आप जाके देखिएगा, हमने आपके सारे सिलेबस को बता दिया था कि कितने चैप्टर्स हैं, है ना, कितने चैप्टर्स हैं। इस पैनोरमा पार्ट 2 जो बुक है इसमें 8 चैप्टर प्रो सेक्शन से, 8 चैप्टर पोएट्री सेक्शन से है, मतलब 8 कहानी वाला चैप्टर और 8 कविता वाला चैप्टर है। उसके बाद एक पतली सी किताब चलती है आपकी इंग्लिश रीडर्स के नाम से, एकदम छोटी सी पतली सी किताब होती है, उसमें 7 कहानियां हैं। उन 7 कहानी को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब टोटल हम लोगों को ना देखा जाए तो 16 और 4 20 और 3 23, मतलब टोटल 23 चैप्टर हम लोगों को इस साल पढ़ना है। 23 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हर एक चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, कहने का क्या मतलब है, और हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको क्लास में करा दिए जाएंगे। ओके ठीक है बच्चे, बुक तो मार्केट में मिल जाएगा, आप खाली बोलिएगा पैनोरमा, हाँ पैनोरमा पार्ट 2 कहिएगा, वो बुक आपको मिल जाएगी। जो बच्चे बुक नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सारा बच्चे जो कंटेंट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, घबराना उसके लिए नहीं है। क्वालिटी का बच्चे फिलहाल अभी ऑप्शन को थोड़ा सा उसमें उसको इंप्रूव किया जा रहा है, 2-3 दिन में आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं बच्चे, संडे को क्लास ऑफ रहता है, अभी संडे को फिलहाल अभी क्लास ऑफ रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी जब होता है क्लास का ना तो संडे को लिया जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए बच्चे, तो ये रहा हमारा आज का ये चैप्टर। बच्चे आप फोकस कीजिए, अब ऐसा कीजिए कमेंट को थोड़ा सा रोकिए और फोकस कीजिए क्लास में, क्योंकि हर एक चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो फिर आपको अगर ऑब्जेक्टिव सही से क्लियर नहीं रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहाँ देखिए बच्चे, चैप्टर 1 है जिसका नाम देखिए, ध्यान समझिएगा बच्चे, तुम ध्यान समझिएगा। कहते हैं गॉड मेड द कंट्री। अब देखिए हम चैप्टर को ध्यान से क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। ग्रामर तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एग्जाम में अगर आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हम ग्रामर से क्वेश्चन हमको कम बनाना पड़े क्योंकि उसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है और हमको सर बुक से ही सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप बुक के सारे चैप्टर्स को और बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, तो इतना ही क्वेश्चन अगर आप बना के आइएगा ना तो आपको ग्रामर टच करने का मौका भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। हाँ अगर 5-6 क्वेश्चन बनाना पड़ जाए ग्रामर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन बुक से बनाइएगा तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना कि भाई देखिए अब राइटर का नाम देखिए, मान लेते हैं गॉड मेड द चैप्टर, ये गॉड मेड द कंट्री है, ठीक है। और इस चैप्टर के राइटर कौन है, विलियम कॉपर साहब है, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि भैया इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो विलियम कॉपर है। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये तो हो गया याद करने वाली बात। तो हमें चैप्टर को क्लास में समझना है, याद समझते समझते हो ही जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होते। लेकिन ग्रामर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों का, तो हम कहते हैं कि आप चैप्टर पर अगर फोकस कीजिएगा तो ग्रामर का क्वेश्चन कम बनाना पड़ेगा। ओके हाँ ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे ये जो आप बुक देख रहे हैं, देखिए कोई बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि सर पैनोरमा पार्ट 1 चालू करना चाहिए था ना। एक बच्चे ने कमेंट किया है सर पैनोरमा पार्ट 2 लिख दिए हैं गलती से, 1 लिखना चाहिए ना। बच्चे बुक का नाम पैनोरमा पार्ट 2 है, ठीक है। पैनोरमा पार्ट 1 आपके 9th क्लास में चलता है, ये पैनोरमा पार्ट 2 बुक का नाम है जो कि आपके 10th क्लास में चलता है। ओके चलिए कंफ्यूजन खत्म, अब यहां वापस आते हैं। तो हमारा चैप्टर है फिलहाल पोएट्री सेक्शन से
मतलब कविता वाला जो पार्ट है ना, वहां से हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। गॉड का मतलब क्या हो गया बाबू? ईश्वर हो गया, ठीक है। मेड का मतलब बनाया, है ना, ईश्वर ने बनाया। क्या बनाया? तो बच्चे यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है, यहाँ कंट्री का मतलब बोला गया है गांव। अब आप कहेंगे सर कंट्री का मतलब तो देश होता है, यहाँ गांव कैसे हो गया? तो बच्चे अंग्रेजी ऐसा चीज है ना कि एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कंट्री का मतलब गांव है, देश नहीं है। ओके, हाँ, बुक का नाम ही पैनोरमा पार्ट 2 है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, यहां देखिए बच्चे, तो इस चैप्टर को कंपोज किसने किया है? विलियम कॉपर ने। इस चैप्टर के राइटर कौन है? विलियम कॉपर। याद रखना होगा, तो मान लीजिए अभी अगर पढ़े हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन में भूल भाल जाएंगे या एक महीना बाद भूल सकते हैं। हमने आपसे पूछ दिया कि गॉड मेड द कंट्री चैप्टर किसने लिखा है, वो आप कहेगा सर ध्यान से निकल गया। तो ध्यान से ना निकले इसके लिए आपको हम यहीं पर ट्रिक बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहीं पर आपको हम ट्रिक बता देते हैं याद करने का, कि एग्जाम के दिन तक भी आपको याद रहेगा। कैसे? तो देखिए ऐसे, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है क्या है? गॉड मेड द कंट्री, है ना। कंट्री क्या है? अब देखिए सिंपल सा एक वर्ड याद रखेंगे, किसको? कंट्री को याद रखेंगे, है ना। अब कंट्री का मतलब गांव बोलिए, चाहे कंट्री का मतलब देश बोलिए, चाहे गांव हो चाहे देश हो। हमारे गांव देश में क्या है? यहाँ देखिए, इनका नाम है विलियम और क्या है? कॉपर, विलियम कॉपर। तो यहाँ देखिए, हम पूरा नाम याद नहीं करेंगे, हम अपने ट्रिक वाला वर्ड याद करेंगे। क्या याद करेंगे? कि हमारे गांव में, ऐसे याद रखेंगे कि हमारे कंट्री में, हमारे गांव में, हमारे देश में बिल्ली क्या है? बिल्ली और काव। क्या है? बिल्ली और काव है, बिल्ली और काव। अब देखिए इनके नाम में देखिए पढ़िएगा तो देखिए विल्ली लिखा हुआ है, विल्ली, और यहाँ देखिए काव। तो यहाँ देखिए विल्ली से हमने बना दिया विल्ली, बिल्ली, और यहाँ देखिए काव से मतलब हो गया गाय। तो हमारे गांव में चाहे हमारे देश में बिल्ली और काव दोनों रहते हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि गॉड मेड द कंट्री चैप्टर किसने लिखा है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो पक्का विलियम कॉपर लिखा ही रहेगा ना। हमको बस खाली क्या करना है? रिलेट कर देना है, खाली बस मिलान कर देना है कि अच्छा इस चैप्टर का राइटर है, मतलब हमारे कंट्री में क्या है? बिल्ली और काव है। तो जिस नाम में बिल्ली और काव लिखा रहेगा उस पर हम लोग टिक आउट कर देंगे, हो गया हमारा। द पेज फॉर लिविंग बच्चे, द पेज फॉर लिविंग आपका जो चैप्टर है वो प्रोज सेक्शन में है, वो प्रोज सेक्शन में है। हमने पोएट्री सेक्शन स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पोएट्री स्टार्ट हो चाहे प्रोज स्टार्ट हो, क्या मतलब है? हम कंप्लीट तो हम ही को करना है, आप ही को पढ़ना है ना। बुक लेना जरूरी है बच्चे, बुक लेना जरूरी हो चाहे ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपने इतना पढ़ लिया ना, 80+ आपका नंबर ऊपर ही आएगा, डोंट वरी, खाली आप ध्यान से पढ़िए। ओके, हम नहीं चाहते कि आपका एग्जाम में इंग्लिश में मुश्किल से 60-65 नंबर आए, नहीं, उतना नहीं चाहिए हमको 80+ चाहिए, हमको 90+ चाहिए, ठीक है ना। यहां देखिए बच्चे, अब विलियम कॉपर साहब का देखिए जन्म कब हुआ था, तो कहता है 26 नवंबर 1731, 1731 में। कहां पर हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके, क्या बोलेंगे? यूके में। अब यूके पड़ता है कहां? तो ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहां पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है ये। इसका मतलब ये एक ब्रिटिश पोएट कहलाएंगे, ये देख रहे हैं विलियम कॉपर, ये एक ब्रिटिश पोएट कहलाएंगे। इंग्लैंड में ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन कहां पड़ता है? इंग्लैंड में, तो उसको कहेंगे हम कि ये ब्रिटिश पोएट हैं ये, ठीक है, इंग्लैंड के पोएट हैं ये। और इनकी डेथ कहां पे हुई है, मतलब कब हुई है? तो यहां देखिए उसी इंग्लैंड में ही। कहां कब हुआ है? तो 1800 में हुआ है, ठीक है, पूरी 1800 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1731 में जन्म हुआ, 1800 जब आया साल तो इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जन्म भी लिया यूनाइटेड किंगडम में और मरे भी कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। इनकी मौत वहीं पर अपने देश में हुई, ठीक है। इंग्लिश के फादर कौन है? इंग्लिश के फादर बच्चे विलियम जेफरी चौसर भी हैं और विलियम शेक्सपियर साहब भी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से देखिए कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछेगा? गॉड मेड द कंट्री चैप्टर के कंपोजर कौन है? हम कहेंगे विलियम कॉपर। ट्रिक्स याद कर लिए, डेट पूछना होगा तो ये बता देंगे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए यहां बच्चे इस पेज को सब समझिएगा, यहां लिखा गया कि ही इज कॉल्ड, यहां ही कौन? अपने राइटर विलियम कॉपर। तो विलियम कॉपर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इनको नेचर पोएट कहा जाता है, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ कवि। मतलब अपनी कविताओं में ज्यादातर ये प्रकृति से ही ली गई बातों को ये अपनी कविता में लिखते हैं, मतलब प्रकृति से जुड़े हुए इंसान है ये। तो कह सकते हैं इनको हम क्या? नेचर पोएट कहते हैं इनको। किनको? ही मतलब कौन? विलियम कॉपर, इस चैप्टर के कंपोजर, इस चैप्टर के जो कवि है ना, उनको नेचर पोएट कहा जाता है। तो देखिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, नेचर पोएट किनको कहा जाता है? तो विलियम कॉपर को। बिकॉज, ऐसा क्यों? तो कहता है क्योंकि ऑफ राइटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सीन्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। देखिए इंग्लिश कंट्री साइड बोलने का मतलब कि जो इंग्लैंड में, कौन? इंग्लैंड में इनका अपना गांव पड़ता है, और गांव में कैसा? तो कंट्री साइड, मतलब देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कंट्री साइड को बोलते हैं देहात क्षेत्र, ठीक है ना। तो देहात क्षेत्र से जुड़े हुए जो नजारा होता है, जो दृश्य होता है, ठीक है ना, और हर दिन जो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं गांव देहात में, उसी दृश्य को अपनी कविताओं में ये प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इनको नेचर से जुड़ा हुआ कवि कहा जाता है, इनको नेचर पोएट कहा जाता है। ओके,
समझ गए? तो कंट्री जो वर्ड है उसका मतलब देश तो होता ही है, सब जानते हैं, लेकिन यहां पर जो पोएट ने वर्ड यूज किया है कंट्री ना, यहां कंट्री का मतलब है क्या? गांव। और देखिए उसी कंट्री से देखिए आपका वर्ड बन गया कंट्री साइड। तो देखिए कंट्री का मतलब जब गांव हो गया तो ये बताइए देहात कहां रहता है? देहात भी तो गांव में ही रहता है ना। तो कंट्री का मतलब यहां गांव बोला गया, कंट्री साइड का मतलब देहात बोला गया। ठीक है ना? चलिए हो गया। हाँ, जनवरी नाइट बच्चे जो आपका चैप्टर है ना बाबू, वो पतली वाली किताब में है, वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो भी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो पहले इसको पढ़िए। ठीक है? तो देखिए बच्चे, ये देख रहे हैं पूरा देहात साइड का क्षेत्र, देख रहे हैं ना, ये कितना सुंदर सा दृश्य ये। तो अपने कविता में जो कवि हैं विलियम कॉपर, वो ज्यादातर अपने गांव देहात के बारे में ही चर्चा करते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चे, यहां देखिए, इनको पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो आपको हम पहचान करा देते हैं। देखिए ये कौन है? ये बच्चे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये कौन है? इनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। किनका नाम है? इनका नाम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये कौन है सुनिएगा, कहते हैं हिज वर्क्स। यहां हिज बोलने का मतलब कौन? विलियम कॉपर, WC विलियम कॉपर, इस चैप्टर के जो कवि हैं। कहते हैं इन्होंने जितनी रचनाएं लिखा है ना, वर्क्स का मतलब रचनाएं, रचनाएं मतलब कविताएं। ठीक है? तो विलियम कॉपर की जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो रिलेट करती हैं, मतलब मिलती जुलती हैं। किन से? विलियम वर्ड्सवर्थ से। किन से? तो इनसे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये जो भाई साहब है ना विलियम कॉपर, इनकी जितनी भी रचनाएं होती है ना, प्रकृति से जुड़ी होती हैं, और इनकी जितनी रचनाएं हैं वो सब मिलती जुलती हैं। किन से? मतलब इनकी कविताएं ना इस आदमी से मिलती जुलती है। ये आदमी कौन है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, एक महान कवि है ये। ठीक है ना? एक महान ये कवि है। बिकॉज क्यों मिलती जुलती है? उसका रीजन है क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फॉररनर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। यहां देखिए, रोमांटिक पोएट्री मतलब कि इनके बारे में क्या कहा जाएगा कि ये रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। क्या? रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। इन्हीं को नेचर पोएट भी कहा जाता है। तो ये जैसी जैसी कविताएं लिखते हैं ना, इनके जैसी मिलती जुलती कविताएं इस चैप्टर के जो कंपोजर हैं विलियम कॉपर, वो भी लिखते हैं। तो मतलब दोनों को नेचर पोएट कह सकते हैं, दोनों को हम रोमांटिक पोएट कह सकते हैं, क्योंकि अपनी कविताओं में ये सुंदरता का बखान करते हैं। क्या? सुंदरता का बखान करते हैं। सुंदरता कहां की? तो सुंदरता नेचर की। तो ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसको अपनी कविताओं में ये भी प्रस्तुत करते हैं, और अपने विलियम कॉपर साहब भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों कविताएं आपस में क्या होता है, देखिए रिलेट करता है। क्या होता है? मिलता जुलता होता है। क्या होता है? मिलता जुलता है। ठीक है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि विलियम कॉपर की जितनी कविताएं वो किन से मैच करती हैं, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो विलियम कॉपर से मैच करती हैं, विलियम कॉपर की कविताएं इनसे मैच करती हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है? तो बच्चे ये हो गया राइटर के बारे में। अब यहां से आपका यहां पोएम शुरू होता है। ध्यान से आप लोगों को सीखना है, ध्यान से, क्योंकि आपने अगर पोएम को अच्छे से पढ़ा ना, तो यकीन मानिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है? क्लास में ही याद हो जाएगा। हाँ, दोनों के बारे में बच्चे पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब कि इसे बता दिया गया, अब चैप्टर में था तो बता दिया गया, हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है? नहीं बच्चे, इंग्लिश का किताब नहीं बदला है, इंग्लिश का किताब नहीं बदला है, सेम ही किताब है। एक पनोरमा पार्ट 2 हो गया, एक आपका इंग्लिश रीडर्स हो गया, बस 2 ही किताब है ये। हाँ बच्चे, वो दोनों भाई मेल हैं, भाई पुरुष हैं दोनों, विलियम कॉपर और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों। ठीक है? हाँ, अब यहां बच्चे आपकी पोएम की शुरुआत होती है, तो हम ऐसा करते हैं पहले पोएम को पढ़ते हैं। ओके, अब पोएम पढ़ने से आप कुछ दिखाते हैं। देखिए इस कविता में हमने यहाँ पर 2 पिक्चर लगाया, हालांकि बुक में तो पिक्चर लगा नहीं रहता है, वो तो वैसे ब्लैक एंड व्हाइट किताब रहता है, लेकिन हमने आपको यहाँ देखिए पिक्चर दिखाया। अब ध्यान से बच्चे देखिएगा, यहाँ मेरा पिक्चर लगाने का यहाँ पर मोटिव क्या है सुनिएगा। देखिए एक साइड हमने पूरे गांव का सीन यहाँ पर रखा है, एक साइड हमने पूरा एकदम हरा भरा गांव दिख रहा है, पूरा एकदम फ्रीडम टाइप का, आजादी टाइप का, है ना, दिख रहे हैं एकदम पूरा खेत खलिहान पहाड़ झरना सब दिख रहा है। और एक तरफ हमने क्या लगाया है पोस्टर में, देखिएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं फोटो, यहाँ देखिए क्या है, ये खाली बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे कम और बिल्डिंग्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो शहरी जीवन है और ये ग्रामीण जीवन है, ये अर्बन लाइफ है और ये रूरल लाइफ है। ये क्या बच्चे? ये रूरल लाइफ है, ग्रामीण जीवन है, और ये आपका अर्बन लाइफ है, शहरी जीवन है ये। ओके, तो राइटर ने, आज के जो कवि हमारे विलियम कॉपर साहब, इन्होंने क्या किया है इस चैप्टर के जरिए, इस कविता के जरिए गांव के जीवन और शहरी जीवन के बीच में फर्क बताया है कि कौन ज्यादा अच्छा है ना, कौन ज्यादा अच्छा है। तो मेनली इस राइटर ने क्या किया, कंपैरिजन कर लिया, तुलना किया है कि गांव में जीवन ज्यादा अच्छा है कि शहर में ज्यादा जीवन अच्छा है, ये बताया है ये। ठीक है? यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, राइटर ने कहा अपने पोएम के जरिए, बच्चे अब लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और इसका हिंदी बताते हैं। ठीक है ना? लिखा हुआ देखिए, गॉड मेड द कंट्री। देखिए ये हमारे टाइटल का भी, चैप्टर का नाम भी है कि ईश्वर ने बनाए, क्या बनाए, तो गांव बना दिए। मतलब ईश्वर ने धरती पर पहले गांव ही बनाया था, ईश्वर ने बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बना दिए, ईश्वर ने हरा भरा गांव बनाया। एंड और मैन, मैन मतलब मनुष्य, मैन मतलब मनुष्य हो गया,
लेकिन इंसान ने, मनुष्य ने क्या बना दिया? मेड का मतलब बना दिया या बनाया। क्या बना दिया? इसको टाउन बना दिया, इसको शहर बना दिया। देखिए, कह रहा है कि ईश्वर ने गांव बनाया सबसे पहले, लेकिन इंसान ने, मनुष्य ने उस गांव को भी क्या कर दिया? शहर बना दिया। अब ये क्वेश्चन करेगा कि हु मेड द विलेज, हु मेड द कंट्री, तो आप कहेंगे गॉड मेड द कंट्री। फिर कहेंगे हु मेड द टाउन, तो कहिएगा मैन मेड द टाउन, इंसान ने शहर बना दिए उसको। अब यहां बच्चे समझिएगा, कहते हैं व्हाट वंडर देन, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? व्हाट वंडर देन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है ऐसी कि हेल्थ एंड वर्च्यू, ये हेल्थ और वर्च्यू क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, जानते हैं आप लोग क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। और वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण। क्या होता है? सद्गुण होता है, मतलब अच्छे गुण, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य और सद्गुण मतलब अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, ये जो गिफ्ट के तौर पे मिले हैं, उपहार के तौर पे मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? तो ये ग्रामीण जीवन में ही आकर के मिले हैं। ओके, कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। व्हाट वंडर देन कि हेल्थ एंड वर्च्यू ये गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे ईश्वर ने हमें दिया है गांव में। ईश्वर ने गांव बनाया तो गांव में रहने वाले को दो चीजें सबसे पहले दे दिया। एक क्या? एक तो अच्छा स्वास्थ्य दिया और दूसरा अच्छा सद्गुण दिया, है ना, अच्छे विचार रखे उसमें, और जो कि इंसान को गिफ्ट के तौर पे ईश्वर ने उसको दिया। और ये दोनों अकेले ही, दैट कैन अलोन, देखिए यहां दैट किसके बारे में लिखा? इन दोनों के बारे में लिखा कि ये अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण, ये दोनों अकेले ही मेक स्वीट, मधुर बना सकते हैं। किसको? उस कड़वी घूंट को। बीटर ड्राउट का मतलब हो गया कड़वी घूंट को। वो कड़वी घूंट जो इंसान शहर में जी रहा है, कड़वी घूंट पी करके जी रहा है। हर जगह बिल्डिंग से खाली घोड़े गाड़ियां चल रही हैं वहां पर, है ना, खाली प्रदूषण पे प्रदूषण फैलता जा रहा है वहां पर। उस कड़वी घूंट को ना, चाहे तो गांव का बस ये दो गिफ्ट, एक अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण, इस कड़वी घूंट को भी ना क्या कर सकता है बच्चे? मधुर कर सकता है, मीठा बना सकता है। तो ये इंसान को ये दोनों गिफ्ट के तौर पर मिला है जो कि ईश्वर ने दिया है इंसान को। ओके, ठीक है बच्चे। हाँ, गांव में रहने का एक अलग मजा है, सही बात एकदम है। यहां देखिए बच्चे, दैट लाइफ मतलब वो जीवन, होल्ड्स आउट टू ऑल, जो हम सब जीते हैं, वो जीवन जिसको हम सब ऑल जीते हैं, वो जीवन जिसको हम सब जीते हैं, शुड मोस्ट अबाउंड, इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और सद्गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड, और एकदम जितना कम से कम हो सके, एकदम कम से कम, तो हमारे जो फील्ड्स हैं, हमारे जो खेत खलिहान हैं, हमारे जो बगीचे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, हमारे आसपास खेत खलिहान होने चाहिए, हमारे पास बगीचा होना चाहिए, और ऐसा खेत खलिहान, ऐसा बगीचा जहां पर कोई किसी को ना थ्रेटन नहीं कर रहा हो, जहां उसको कोई बर्बाद नहीं कर रहा हो। अब गांव में अगर खेत बगीचा रहता तो उसको बर्बाद नहीं करते हैं। बगीचा है, ढेर सारे पौधे हैं, पेड़ है, वहां पर फल मिलता है, छाया मिल जाता है। वहीं अगर देखा जाए अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है, अच्छा खेत ज्यादा है, उसमें अनाज उपजा के खा लेते हैं, तो ये कम से कम वहां पर क्या होना चाहिए? बर्बाद होना चाहिए, कम से कम बर्बाद होना चाहिए, जो कि आपको गांव में ही मिल सकता है। जबकि शहर में अगर देखा जाए ना कि कहीं पर अगर थोड़ा सा प्लॉट खाली है तो चलो जी यहां पर रेस्टोरेंट खोल देते हैं, चलो जी यहां पर एक और बिल्डिंग बना देते हैं, ऐसे हो जाता है ना। तो गांव में क्या हुआ कि ईश्वर ने गांव बनाए, इंसान ने उसको शहर बना दिया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। व्हाट वंडर देन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण ये जो गिफ्ट के तौर पे हमें मिला है ना, ये अकेले काफी है कि शहरी जीवन को जो कड़वी घूंट पी रहे हैं शहर के लोग, उसको ये चाहे तो मीठा कर सकता है। देखते हैं, इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि लोग साल भर कमाते हैं शहर में, लेकिन छुट्टी मनाने के लिए लोग वापस गांव में ही आते हैं। उनको पता है कि साल भर हमारे फेफड़े में जो प्रदूषण वाली हवा गई है ना, अगर हम एक महीना भी, चाहे 15 दिन भी अगर हम गांव में जाके बिता लेना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाएगा, है ना। हम भी गांव के ही इंसान हैं, हम भी, हर कोई गांव से ही जुड़ा हुआ है। कोई ये कहे कि हम शहर में रहते हैं और हम गांव से जुड़े हुए नहीं है तो गलत बोल रहा है। वो शहर में खेत होता है जी, शहर में अनाज उपजेगा कि गांव में ही अनाज उपजेगा? तो शहर वाले खाएंगे क्या? प्लास्टिक खाएंगे, ईंटा पत्थर खाएंगे? कि खाएंगे तो आखिर चावल गेहूं ही ना आखिर, हाँ, तो वो तो खेत में उपजेगा, और खेत होता है गांव में। बात समझ रहे हैं? शहर में अगर खाली बिल्डिंग है तो आम का पेड़ कहां लगेगा? आम कहां से खाइएगा? खाइएगा ताकि गांव में उपजेगा, वहीं से ना आएगा लोड होकर के शहर में। तो कोई कहता है कि हम शहरी वाले हैं, हम गांव से जुड़े नहीं है, हम तो कहते हैं भैया कि अगर अच्छा मौका, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो, है ना। यहां देखिए बच्चे, तो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन ये फर्क होता है कि इंसान कितना भी कमाने के लिए पैसा के पीछे भागता हो, लेकिन उसको आनंद कहां पे आएगा? तो गांव में आकर ही आएगा। उसका अच्छा स्वास्थ्य गांव में ही हो सकता है, शहर में नहीं। ओके, अगर हमें मौका मिले ना, हम तो भाई अपने गांव में रहना पसंद करेंगे, अपने गांव में रहना पसंद करेंगे हम, ठीक है।
तो बच्चे ये इस पैराग्राफ का देखिए, यहां पर आपको हिंदी यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, हाँ हाँ, अब देखिए कहता है ना कि गांव में क्या होता है कि लोग थोड़ा ज्यादा मेहनती होते हैं। ऐसा नहीं कि शहर वाले मेहनती थोड़े कम होते हैं, मतलब शहर में भी भाई बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ता है अर्निंग्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, और गांव वाले बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। लेकिन गांव के मेहनत में और शहर की मेहनत में थोड़ा सा फर्क ये आता है कि गांव में लोग खेत खलिहान में जब खटते हैं ना तो पूरा बदन से उनका पसीना निकलता है, और शहर में जो कुछ जगह पे काम होते हैं, अगर कुछ लोग एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनका काम थोड़ा सा दिमागी प्रेशर वाला होता है, पसीना नहीं बहता है लेकिन मेहनत होता है, मेहनत जबरदस्त तरीके से होता है। तो दोनों को देखिएगा, गांव में अगर मेहनत करते हुए देखिए किसी को तो आपको इस तरह का पिक्चर देखा जा सकता है। ये देखिए रूरल लाइफ, ये देखिए ग्रामीण जीवन, है ना, ग्रामीण जीवन का देखिए मेहनत देखिए, और ये देखिए अर्बन लाइफ देखिए, ये क्या है अर्बन लाइफ देखिए यहाँ पर, ये है ना शहरी जीवन। ये देख रहे हैं पूरा एकदम दिन भर पसीने से लथपथ है ये, और ये जनाब एसी में बैठ के काम कर रहे हैं ये। तो मेहनत दोनों की है, लेकिन एक में क्या हो गया, एक में थोड़ा मेहनत भाई दिमागी प्रेशर का है और एक में पूरा फिजिकल ज्यादा है मेहनत इसमें, है ना, ठीक है। और आगे बताते हैं बच्चे, दूसरा पैराग्राफ देखिएगा, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर आपने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, आपने जो स्टैंजा पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा, इस स्टैंजा का बच्चे यहाँ पर आपका हिंदी वर्जन दे दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, इसका हिंदी कहा गया कि ईश्वर ने गांव बनाए और इंसानों ने शहर बना दिया, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि स्वास्थ्य और सद्गुण जो कि उपहार के स्वरूप में हमें सिर्फ गांव में ही मिल सकता है, और अकेले ही शहर में मिल रही कड़वी स्वाद को मीठा बना सकता है। कहते हैं जीवन जो हम सब जी रहे हैं, जो हम सबको मिला है, सबके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और सद्गुण प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, और हमारे खेतों और उपवनों में, बगीचों में कम से कम खतरा होगा, ठीक है। कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य और सद्गुण की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हम कठिन मेहनत करना जानेंगे। जो इंसान कठिन मेहनत करना नहीं जानेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा हो ही नहीं सकता है, समझ गए। आजकल देखते हैं शहर में कमाने के पीछे इतना बिजी है कि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बहुत जल्द ही मोटापा का शिकार हो गए, है ना, बहुत ज्यादा देखने का बीमारी आ जाता है, शुगर हो गया तो ये हो गया वो हो गया। तो जब तक इंसान पसीना नहीं बहाना सीखेगा तब तक आखिर कैसे होगा, है ना। बिल्कुल बच्चे, पीडीएफ में हिंदी को भी डालकर ही भेजा जाएगा आपके पास में, ऐसा नहीं। ओके, अब यहाँ देखिए बच्चे, उसी बात को देखिए आगे बढ़ाया है कवि ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि जो मेहनत करना जानते हैं ना वो गांव में लोग ज्यादा इस बात को मानते हैं। यहाँ देखिए कहते हैं पॉजेस ये देयरफॉर ये हु बोर्न अबाउट, कहते हैं कि ये बात वही लोग जान पाएंगे, कहते हैं इसीलिए इस बात को वही लोग जान पाएंगे जिनका जन्म मिट्टी में हुआ हो, मतलब गांव में हुआ हो, मिट्टी से जुड़े हुए हो, इस बात को जान सकते हैं। लेकिन जो इंसान मेहनत कभी करना नहीं जानता, इसका मतलब क्या हो गया, तो सुनिएगा। कहते हैं हु बॉर्न अबाउट, लेकिन वैसे लोग जिनका जन्म हुआ है कहां, तो कहते हैं कि चैरियट्स में, सेडन्स में। अब यहां देखिए चैरियट्स और सेडन्स का मतलब क्या हो गया, मतलब पालकी में, रथ में, उनका जिनका दिनों भर उठना बैठना खाली गाड़ी घोड़ा से होता हो, मतलब 5 मिनट में अगर बाजार भी जाना हो 5 मिनट के लिए तो अपना बाइक उठा के करके निकल जाना होगा, है ना। 1 किलोमीटर का दूरी है तो तुरंत ऑटो वाले को हाथ दिया, तुरंत भाई ऑटो पकड़ के चले गए मार्केट। मतलब 1 से 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते हैं वैसे लोग। तो कहते हैं वैसे लोग जिनका जन्म ही हुआ है घोड़े गाड़ियों में, मतलब जिनका उठना बैठना खाली घोड़े गाड़ियों में होता है, कहीं जाना हो तो एरोप्लेन का सफर कर लेंगे, बगल में जाना हो तो ऑटो ले लेंगे, तो वैसे लोग क्या जाने, वैसे लोग नहीं जान पाएंगे क्या, थकान को। वैसे लोग थकान के बारे में क्या जानेंगे। अब यहां से जिनको ट्रेन से जाने में दो दिन लगता हो, तुरंत यहां से फ्लाइट पकड़े से उड़ के वहां पहुंच गए 2 घंटे, मत बताइए 2 दिन का सफर ट्रेन से होता, उसको सफर कर लिए 2 घंटे में प्लेन से। तो वो इंसान थकावट का मतलब क्या जानेगा, वो थकान के बारे में कभी जानेगा ही नहीं, वो थकावट नाम का क्या चीज होता है वो कभी नहीं जान पाएगा। जबकि गांव वाले को देखिएगा, सुबह सवेरे निकल जाते हैं खेत खलिहान पर, समझ गए, शाम में जब आते हैं थक हार के वहां से ना, आते ही नींद पड़ जाती है उनको, एकदम चैन की नींद ले सकते हैं। जबकि शहर में क्या होता है, लोग मेहनत करते हैं, ऊपर से क्या होता है, उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते जो तरीके से मेहनत लोग गांव वाले कर पाते हैं, जो पसीना बहाते हैं। तो जब बॉडी में थकान नाम का चीज ही नहीं होगा तो इंसान टाइम पर सोएगा कैसे आखिर, जब सही टाइम पे सोएगा ही नहीं। शहर में लोग टाइम पे लोग सोते ही नहीं है, 12 बजे रात में, 1 बजे, 11 बजे ऐसे करके सोते हैं, है ना। तो वैसे लोग जब सही टाइम पे नींद ही नहीं लेंगे तो वैसे लोग का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा। और यहाँ लोग टाइम पर देखिए थकते हैं, मेहनत करते हैं, और घोड़े गाड़ी का लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आज भी गांव वाले को बोले ना कि भाई आगे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, अरे तो हमारे लिए मुश्किल से 2 मिनट का खेल है, ऐसे बात करते हैं वो लोग, क्योंकि लोग पैदल चलना जानते हैं, वो लोग थकना जानते हैं वो लोग। बट दैट ऑफ आइडलनेस, वैसे लोग थकान क्या जाने, तो वैसे लोगों को है ना सुस्तीपन आ जाता है, वैसे ही लोगों के शरीर में सुस्ती घर कर जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं उनके अंदर कभी सुस्ती आ ही नहीं सकता है। कभी किसान से पूछिए कि सुस्ती नाम का चीज जानते हैं, क्या सुस्ती ईगा होता है, और ये गांव में कहां दिखता है किसके पास, समझ गए। ये जो सुस्ती है, जो आलस से आपको शहर में देखने को मिल सकता है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। एंड टेस्ट नो सीन्स, और वो प्रकृति का, वो दृश्य का, वो नजारा का,
समझ रहे ना, वो दृश्यों का मजा भी नहीं ले पाते हैं। मतलब शहर में खाली बिल्डिंग दिखेगा और क्या दृश्य दिखेगा, लंबा लंबा खाली बिल्डिंग दिखाई देगा, पेड़ पौधा दिखेगा ही नहीं, तो क्या जानेंगे वो कि भाई प्राकृतिक दृश्य नाम का भी कोई चीज होता है। एक बार गांव में जाके देखिए, है ना, आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो वैसे लोग जो जिंदगी भर शहर में रह जाते हैं, कभी गांव आकर के देखिए कितनी खूबसूरती है गांव में, इतनी खूबसूरती गांव में होती है। ओके, आगे कहते हैं बच्चे, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पॉसेस ये स्टिल, ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि शहर में ऐसे बहुत बड़े बड़े, है ना, शहर ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, उसने बहुत सारे कंट्राइव किए हैं, योगदान दिया है, क्या ना, उनका भी अपना योगदान रहा है, बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, योगदान सब कुछ ठीक है, समझ गए ना, टेक्नोलॉजी बनाई है, सब कुछ ठीक है। पॉसेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये शाइन, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कहते हैं कि उसने बहुत बड़े योगदान दिए हैं, लेकिन शहर का नतीजा गांव में देखने को मिलता है, शहर का नतीजा गांव में देखने को मिलता है। शहर वाले की चकाचौंध में क्या हो जाता है, गांव का जो रोशनी होता है ना, वो थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, डिम हो जाता है वो। ओके, तो ये कहते हैं कि गांव वाले का अपना एक अलग है, ऐसा नहीं कि गांव वाले ने भी खोज नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, गांव वाले लोगों ने भी किया है, लेकिन गांव वाले का छिप जाता है और शहर वाले का छप जाता है, बस यही फर्क हो जाता है। तो आपके पास भी अपना एलिमेंट है, देयर ओनली कैन ये शाइन, ये भी चमकता है, और गांव वाले का भी आविष्कार चमकता है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो आपके चमक धमक के आगे गांव का चमक धमक फीका पड़ जाता है। क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। तो यहां बात यह हो गई कि अगर थकान इंसान को होगा तो सही टाइम को क्या करेगा, वो सोएगा, वो और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखिए, कहते हैं इसलिए वे लोग जिनका जन्म ही आलीशान जगह में हुआ हो और जिनका चलना फिरना उठना बैठना रथों और पालकियों में होता हो, चैरियट्स और सैडल्स में होता हो, वो क्या जाने कि थकान क्या होता है, फटीग क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य क्या होता है। हाँ, ये और बात है कि शहरों में नई नई चीजों का आविष्कार होता रहता है, जिससे वहां चमक धमक ज्यादा रहता है। हालांकि गांव में भी आविष्कार बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि भलाई ही हुई है। लेकिन शहर में क्या हो जाता है, कुछ अगर आविष्कार हुआ हो तो देखिए बहुत सारे कभी जानवर मर जाते हैं, कभी बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ ही कट जाते हैं, पूरा का पूरा एक जो होता है ना जंगल, वो उसको साफ कर दिया जाता है, जैसे कि आजकल देखा गया था, है ना, तेलंगाना में, यहाँ हैदराबाद में देखा गया था कुछ दिन पहले ही। तो ये खराब चीज है, ये अच्छा चीज तो नहीं है। लेकिन वही गांव में आविष्कार बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि भलाई होती है। ओके, तो ये फर्क है शहर और गाँव वाले में। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ कहते हैं कि आइए हमारे गाँव में और देखिए, राइटर कहते हैं कि आइए हमारे गाँव में और देखिए, हमारे गाँव में, राइटर को भाई अपना गांव बहुत पसंद है, इसलिए कह रहे हैं ये बार बार गांव के बारे में कह रहे हैं। आइए हमारे गांव में हम आपको दिखाते हैं कि आवर ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, झाड़ियां, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके बाग बगीचे, ठीक है, झाड़ियां, ये सब हो गए। कहते हैं हमारे गांव में आइएगा, आपको देखिए ग्रुप्स दिखाई देगा, बगीचा दिखाई देगा आपको। इसको इसीलिए प्लांट किया जाता है ताकि दोपहर के टाइम में ये हमें कंसोल कर सके, मतलब हमें सांत्वना दे सके। जैसे कोई राहगीर अगर चल रहा है रास्ते में और उसको लगता है भाई कि अब हम थक गए चलते चलते हैं, तो जहां पर छायादार पेड़ है वहीं पर देखिए क्या करते हैं, बस अपना गमछी पगड़ी रखा, वहीं पर सो गए। तो इसने क्या किया, दोपहर के टाइम में हमें सांत्वना दिया कि भाई कि राही तुम आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां तुम्हें लगेगा थकान है तो हम वहां पर तुम्हारी छाया के लिए हम खड़े हैं। ये गांव में हमारे बाग बगीचे राहगीरों को ये बोलते हैं, है ना। तो आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, हम अगर बगीचे बाग बगीचे उगाते हैं, लगाते हैं, तो ये हमें दोपहर में सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ा देते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए आगे रुकना नहीं है, चलना है, आगे और भी पेड़ है। ओके, द पेंसिव वेंडरर इन देयर शेड, और हाँ, जिन आप में से जिनके भी घर के आसपास अगर स्पेशली पीपल का पेड़ अगर आसपास है, तो सोचिए कि आपको ना समझिए कि सोना चांदी से बेहतर चीज आपके पास मिला हुआ है, वो पीपल का पेड़। क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा, पता है ना, कि ऑक्सीजन ही देता है, वो क्या देता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। वो आसपास ना जाने कितने किलोमीटर तक वो इन्वायरमेंट को साफ रखता है, वो समझ गए ना, वो प्यूरिफायर है वो पीपल का पेड़। तो हमें लगता है कि हर मोहल्ले में एक कम से कम पीपल का पेड़ होना जरूरी होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि दोपहर के टाइम में ये हमको क्या करता है, कंसोल करता है, हमको ढाढ़स बंधाता है ये, ठीक है, ये हमें ढाढ़स बंधाता है, हिम्मत देता है ये, ठीक है। द पेंसिव वेंडरर, वैसे राहगीर जो पेंसिव मूड में है, जो थके हुए हैं, और वो उनकी छाया में क्या करते हैं, बैठते हैं, उनके शेड में, उनकी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, है ना। वो बाग बगीचे उनको सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, समझ गए। तो ये नेचर है। देखिए अक्सर आप देखिए गांव में मीटिंग होता रहेगा, जहां पर पेड़ पौधा रहेगा वहां पर चबूतरा भी बना दिया जाता है, ताकि लोग उसके ऊपर बैठ के बहुत सारी चीजों का भाई वहां पर आनंद ले सके, दोस्त लोग बैठ सके वहां पर, है ना, बूढ़े बुजुर्ग जो भी वहां पर होते हैं सब आराम से अपना आके लेटे रहते हैं, ठीक है। तो इतना शांति शहर में तो नहीं मिल सकता है, जो बात है क्लियर, इतनी शांति शहर में तो भैया नहीं मिल पाएगी। देखिए कहते हैं कि हमारे गांव में
हमारे गांव में दोपहर के समय जब कोई राहगीर चलते चलते थक जाता है तो वो किसी पेड़ की छाया में बैठ जाता है और उस छाया में बैठने से कोई नुकसान नहीं है। जबकि शहर में चलते चलते जब कोई थक जाता है तो उसे उस दोपहर की गर्मी में आराम करने के लिए कोई होटल ही लेना पड़ता है, क्योंकि शहरों में इमारतें तो आसानी से मिल जाएंगी लेकिन पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये फायदा है गांव में रहने का, ये बहुत बड़ा फायदा है और ये बात बिल्कुल सही लिखा गया है। आप शहर में आते हैं 2 घंटा के लिए कहीं पर रुकना हो तो कहां रुकिएगा? कहीं पेड़ पौधा ऐसा है कि जहां पर भाई रुक करके हम भाई थोड़ा आराम कर लेना है, रुकने के लिए हमको होटल लेना पड़ेगा। जबकि गांव में ऐसा नहीं है, गांव में चले गए इतने पेड़ पौधे हैं भैया कि 2-4-5 घंटा तो ऐसे निपटा सकते हैं, है ना। चलिए बच्चे, हर स्टैंजा का आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन उसका दे दिया गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो दोपहर की बात हो गई। आइए शाम में मिलते हैं, आइए जरा सा शाम की ओर चलते हैं। अब जब गांव में शाम होती है, जब गांव में शाम होती है तो कब क्या होता है? तो कहता है एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं एट ईव। यहां बच्चे बोलने का मतलब क्या हो गया? ईव का मतलब शाम, इवनिंग। ओके, एट ईव द मून बीम, मून बीम मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो मून बीम है, बीम का मतलब प्रकाश होता है। ये चंद्रमा का प्रकाश शाम जब होती है हमारे गांव में, तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वही हमारे लिए क्या होता है? लाइट का काम करता है, प्रकाश का काम करता है, रोशनी दिखाने का काम करता है। तो स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, वो क्या करता है? चंद्रमा का प्रकाश एकदम स्लाइड करता है, मतलब यहां से रोशनी बिखरते बिखरते आता है, एकदम स्लाइड करते हुए नीचे उतरते हुए। कैसे? बड़ी ही कोमलता से। कैसे? बड़ी ही कोमलता से वो नीचे उतरते आता है। कैसे? किसके बीच से गुजरते हुए आता है? तो देखिए कहता है इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। देखिए कहता है चंद्रमा का जो प्रकाश है ना, वो पत्तियों के बीच से उसका प्रकाश कहां पहुंचता है? तो हमारे घर तक पहुंचता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत जमाने में जब कोई लालटेन का सिस्टम नहीं रहा होगा, मतलब कि बल्ब का नहीं रहा होगा, इन सब चीजों का, तो हमारा एक ही प्रकाश सोर्स होगा, हमारा सोर्स ऑफ लाइट, वो हमारा चंद्रमा रहा होगा, है ना। ऐसे तो देखिए बच्चे, कहते हैं कि जब शाम होती है हमारे गांव में तो पत्तों के बीच से वो जो मून बीम है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, बड़ी ही कोमलता से वो नीचे उतरती है। ओके, देख रहे हैं कितना गजब का मतलब नजारा लग सकता है गांव में, एकदम गजब का नजारा है ये। इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, सोती हुई पत्तियों के बीच से, किसके बीच से? सोती हुई पत्तियों के बीच से जब वो चंद्रमा का प्रकाश जब सामने आता है तो बड़ा गजब नजारा बनता है देखने को। इज ऑल द लाइट दे विश, मतलब इज ऑल द लाइट, यही वो सब प्रकाश गांव वाले को मिल जाता है जो वो चाहते हैं, है ना। मतलब जितना काम धाम करने के लिए जो लाइट चाहिए होता है उतना लाइट तो चंद्रमा दे ही देता है हमें गांव में। अब शहर में भैया, तो शहर में तो भैया इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, चांद अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो भैया सामने घर अगर छेका गया तो लो हो गया तुम्हारा। जबकि गांव में क्या होते हैं? छोटे छोटे घर होते हैं, है ना। घर बड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो होता नहीं कि वो उसका रोशनी छेक लिया, वो उसका रोशनी छेक लिया। शहर में तो ऐसा होता है कि एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पड़े हुए हैं, ठंडा के टाइम में सामने से रोशनी आया और बस हल्का सा सूरज भगवान खाली ऐसे जैसा हो गए, हल्का सा ऐसे, तो लो छेका गया पूरा, अब अगले दिन मिलेगा धूप, ऐसा हो जाता है। जबकि गांव में ऐसा नहीं है, घर के आगे पूरा चबूतरा बना हुआ है, घर के आगे पूरा ओसारा है, कहीं भी भाई खटिया बिछा करके लेट गए ना, दिन भर धूप लग सकती है, कोई पैसा लगेगा उसमें नहीं, है ना। अब शहर में क्या है भैया? शहर में क्या है? धूप तो सही से घर में के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? घर में हीटर लगाएंगे, रूम हीटर लगाएंगे, यही सब काम कर सकते हैं ना। तो ये जो मजा है ना, ये गांव में ही मिल सकता है। तो उन गांव वालों की, यहाँ दे मतलब क्या? गांव वालों की जितनी इच्छा यहाँ पर होती है उनको उतना लाइट मिल जाता है। और क्या सुनिएगा, जब शाम होती है तो जो चिड़िया होती है वो वॉबलिंग करती है, मतलब चहचहाती है। वो क्या करती है? गाना सुनाती है, वो चहचहाने लगती है ना। ऑल द म्यूजिक, मतलब सब चिड़िया अलग अलग राग में गाना गाना शुरू कर देती है। कब? शाम के टाइम में। तो क्या ये मजा शहर में मिल सकता है? अरे शहर में तो खाली, है ना, खाली हॉर्न मतलब बजाया जा रहा है ना, खाली जहां से गाड़ी गुजर गया वहीं से पो पो गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। चिड़िया लोग वहां पर थक गई हैं शहर में, अब अपना गाना गाना बंद कर दिया उन्होंने। जबकि गांव में आज भी कोयल की आवाज आराम से साफ साफ सुना जा सकता है, उसकी आवाज को, समझे। तो वर्ड्स क्या करते हैं, जो बर्ड्स क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती हैं? वॉबलिंग करती हैं, चहचहाती हैं, क्या म्यूजिक निकालती हैं, संगीत सुनाती हैं। तो ये मजा गांव में ही मिल सकता है, ओके, शहर में नहीं मिल सकता है। ये कहते हैं कि शाम के समय में चंद्रमा का प्रकाश जो सोती हुई पत्तियों के बीच से बड़े ही कोमलता से निकलते हुए जब घरों तक पहुंचती है ना, उतना प्रकाश काफी होता है शाम की सुंदरता को बढ़ाने में। और उसी समय चिड़ियां जब गाना शुरू कर देती हैं तो सुंदरता में 4 चांद लग जाता है। और ये सब चीजें गांव में ही संभव है, शहर में तो संभव नहीं है। ओके, आगे कहते हैं वी कैन स्पेयर। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, कहते हैं, नीचे कर देते हैं, हाँ, कहते हैं वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। ओके, स्प्लेंडर बच्चे मतलब होता है चमक धमक होता है, इसको बोलते हैं चमक धमक कहते हैं, ठीक है। यहाँ लैम्प्स का मतलब बोला गया है बड़े बड़े जो लाइट्स होते हैं ना लगे हुए शहर में, लाइट्स होते हैं, उसके बारे में कह रहा है।
क्योंकि लैंप तो दिखता है गांव में, वो तो शहर में दिखता नहीं। तो कहते हैं वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैंप्स, कहते हैं कि हम गांव वाले ना तुम्हारे शहर के चमक धमक से, तुम्हारे लाइट से जो चमक धमक जो निकलता है ना, उससे हमारे ग्रामीण जीवन के जो लाइट है, जो प्रकाश है, उस पर फर्क पड़ता है। दे बट इक्लाइप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, क्योंकि देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर सैटेलाइट है वो कौन है, वो है कौन, अपना चंद्रमा। तो ये चंद्रमा के प्रकाश को क्या करता है, एक्लिप्स कर देता है, कम कर देता है, धूमिल कर देता है। कौन, तुम्हारे शहर के जो लाइट्स है ना, तुम्हारे शहर के लाइट से, प्रकाश से, जो कृत्रिम होता है, इंसान ने बनाया है, उस रोशनी से हमारे गांव की रोशनी को क्या करता है, धूमिल कर देता है, कम कर देता है। समझ गए। योर सॉन्ग्स, कहते हैं तुम्हारे, यहाँ योर बच्चे बोलने का मतलब होता है टाउन वाले के लिए बोला जा रहा है, टाउन वाले के लिए, कि तुम शहर वाले का जो लाइट जब जलता है एकदम इतना, देखिए इस तरह का लाइट जब जलता है तो इससे हमारे गांव के लाइट पर फर्क पड़ जाता है, हमारे लाइट को धूमिल कर देता है ये। और तुम्हारे शहर में जो जिस तरह के गाने बजते हैं, पूरा एकदम ढिचिक 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 वाला जो गाना बजता है, पूरा डीजे साउंड वाला, तो कहते हैं कि योर सॉन्ग्स, तुम्हारे जो संगीत होते हैं शहर में, इस तरह के जो संगीत निकलते हैं, ये हमारे यहाँ के चिड़ियों के जो साउंड होते हैं ना, जो हमारे पक्षियों का जो गाना होता है, उसको कंफाउंड कर देता है, एकदम भ्रमित कर देता है। चिड़ियां भी भ्रमित हो जाती हैं कि भैया ऐसा ऐसा साउंड लोग कहां से लेकर के आते हैं, ये कहां से लेके आते हैं। तो तुम्हारे गाने हमारे गाने को भ्रमित करता है। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, जबकि हमारे गाने कैसे होते हैं, एकदम शांति वाले होते हैं। आज भी गांव में जाके देखिएगा तो लोग, दो चार बड़े बुजुर्ग जो रहेंगे ना, होली के टाइम में देखिएगा, होली के टाइम में स्पेशली लोग, होली के आने से कम से कम लगता है कि 10-15 दिन पहले ही लोग चैता गाना शुरू करते हैं, लोग चैता गाते हैं, लोग होली गाते हैं वहां पर, समझ गए ना, और बड़ा ही मधुर गाते हैं, लगता है कि हाँ बस सुनते ही रहे उनको, समझ गए ना। कुछ सारंगी बजाने वाले भी लोग वहां से ऐसे करके, एक लकड़ी का रहता है बजाया हुआ, इतना मधुर बजा के आपको सुना देंगे ना कि वैसा गाना तो आप भाई ईयरफोन, हेडफोन, चाहे कोई भी कहीं फोन लगा लिए, वैसा गाना नहीं मिलेगा आपको। ओके, समझे बच्चे। हमें तो जब मौका मिलता है ना कहीं अगर जाने का, अगर तो लगभग हम मतलब गांव की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि हमारा बिहार में हमारा फेवरेट जगह क्या है, ककोलत है, नवादा जिला में पड़ता है, ठीक है ना, नवादा जिला में बहुत लास्ट में पड़ता है ककोलत, बहुत जंगल में पड़ता है, और हमारा फेवरेट जगह होता है। हम हर साल एक बार तो जरूर जाते हैं। वहां जाते हैं तो लगता है ना, जब तक 3-4 घंटा नहीं नहाएंगे मजा नहीं आएगा। एकदम वहां का जो पानी है, जो झरना जो है ना, ऐसा गिरता है, उसके नीचे खाली बस ऐसे खाली खड़े हो जाइए, पूरा इतना पानी ढप ढप करके गिरेगा ना, पूरा बदन का एकदम मसाज कर देता है, एकदम फ्री में। नेचर कोई पैसा नहीं लेता है। और वो पानी को पी लीजिएगा ना, जो झरना वाला पानी, तो लगेगा कि अमृत पी लिया, एकदम अमृत पी लिया ऐसा लगेगा आपको। तो साल में हम एक बार जरूर जाते हैं। हमारा फेवरेट जगह लगता है ककोलत हमको, एकदम ठंडा, शीतल, ठंडा नहीं, इसको शीतल कह सकते हैं, एकदम अमृत। उसके आगे आरओ वाटर, चाहे कारो वाटर रहे, चाहे कोई वाटर रहे, सब फेल है, सब फेल है उस पानी के आगे। ओके, यहां देखिए बच्चे, कहते हैं योर सॉन्ग्स कंफाउंड आवर मोर हार्मोनियस नोट्स, जबकि तुम्हारे गाने भ्रमित करने वाले होते हैं, इंसान को भ्रमित कर देगा कि क्या बज रहा नहीं बज रहा, ऐसी टें टां पों पता नहीं क्या बजा रहा है। आवर मोर हार्मोनियस नोट्स, जबकि हमारे जो गाने होते हैं, हमारे जो नोट्स होते हैं, यहाँ बच्चे नोट्स का मतलब गाना बोला गया है, तो हमारे जो गाने होते हैं ना, एकदम शांतिमय होते हैं, एकदम हार्मोनियस होते हैं, दिमाग को शांति देने वाला होता है। ओके, द थ्रस्ट डिपार्ट्स, और वे क्या करते हैं, तुम्हारे गाने हमारे इस शांतिमय गाने को क्या करता है, पूरा भंग कर देता है, एकदम कुचल के रख देता है। एक जगह जहां पर शांति वाला गाना बज रहा है एकदम, और वहीं बगल में डीजे बजा देता है सब, समझ गए ना। तब देखिए कैसा एकदम आवाज दबा देता है उस शांतिमय गाने को, जो कि बहुत गलत है ये। ओके, देखिए कोई चीज जब अच्छा लगता है तो वहां पर आप जाके बसिए मत, नहीं तो वो आपके लिए पता है क्या हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। अब जिनका घर ककोलत के बगल में होगा, क्या वो हमेशा जाते होंगे? नहीं जाते होंगे। वही बात है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, समझ गए, ताकि उसकी याद आए, उसके पास जाएं। प्रकृति बुलाता है आपको, प्रकृति आपको बुलाता है, हमेशा जाना चाहिए उसके पास में। और घूमना फिरना, हमें लगता है कि ट्रैवलिंग जो है ना, ट्रैवलिंग ये जीवन का सबसे बहुत अच्छी कला है। ये घूमना जरूर चाहिए इंसान को, साल में कम से कम एक बार कहीं ना कहीं घूमना जरूर चाहिए, चाहे वो 2 दिन के लिए जाए, चाहे 1 दिन के लिए जाए। आपके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करता है, माइंड में नए नए थॉट्स को लाता है वो, समझ गए, मोटिवेट करता है आपको लाइफ में। घूमना जरूर चाहिए इंसान को। हाँ, ऐसा एक और जगह है लखीसराय जिला में, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि एक जिला का, ये जगह का नाम है, जहां प्रभु श्री राम का मुंडन हुआ था, ऐसा हमारी माँ कहती है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत अच्छा सा एक सीनरी है, बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है। मतलब अपने बिहार में ना घूमने के लिए बहुत जगह है, गांव में बहुत जगह, बहुत बढ़िया जगह है। घूमने का मौका मिले तो जरूर जाया कीजिए। अपने बिहार में इतना जगह है कि परेशान हो जाएगा घूमते घूमते, समझ गए। आगे देखिए, कहते हैं तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारे गानों क्या करते हैं, थ्रस्ट डिपार्ट्स करते हैं, मतलब हम कुचल के रख देते हैं। यहां पर तुम्हारे गानों से, तुम्हारे उस शोर शराबा से, गाना तो ही कहेंगे इसको, तो शोर शराबा कहेंगे इसको, हल्ला गुल्ला खाली कहेंगे इसको। तो कहते हैं तुम्हारे शोर शराबे से, जो हमारे यहाँ की जो नाइटिंगल, जो चिड़िया है, जो बुलबुल है, नाइटिंगल को बच्चे बोलते हैं बुलबुल चिड़िया,
तुम्हारे गाने के शोर शराबे से हमारी जो बुलबुल चिड़िया होती है वो काफी ऑफेंडेड हो जाती है, काफी ना एकदम भय में जीती है, वो डर के जीती है वो। और शहर में जब बुलबुल चिड़िया गलती से चल जाती है ना उड़ते उड़ते, तो वो डर जाती है कि भैया कहाँ से इतना इस तरह का आवाज आ रहा है। हाँ, और वही जब गांव में रहती है तो आराम से गाना गाती है, कोयल कूकती भी है, साफ साफ सुनाई पड़ता है। लेकिन शहर के भागदौड़ जीवन में इधर से उधर से वो हॉर्न मारे जा रहा है, उधर से वो हॉर्न मारे जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक में कभी भी एक कोयल की आवाज कान तक नहीं आती है। ओके, तो ये तुम्हारे गाने के शोर शराबे से हमारी जो बुलबुल जो चिड़िया है ना जो गाती है वो भी म्यूट हो जाती है, अपने आप को ना गूंगी बना लेती है कि हम गाना किसके लिए गाएं, कौन है हमको सुनने वाला आखिर। लेकिन वही गांव में जब रहती है तो उसको सब सुनने वाले हैं उसके, है ना, सब उसके सुनने वाले हैं। हाँ, भीम बांध भी है। भीम बांध कहाँ है? जमुई जिला में पड़ता है वो, समझ गए, जमुई जिला में पड़ता है वो। लक्ष्मीपुर पड़ता है, जमुई में इलाका का नाम है लक्ष्मीपुर, है ना, लक्ष्मीपुर पड़ता है शायद वो, उसी से लगता है कि आगे जाता है ये। लेकिन वहां जाने का मतलब है ना गर्म पानी गिरता है, तो वहां जाने का मतलब नवंबर दिसंबर में है वो। फिर बाकी तो अपना राजगीर है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है ना। तो देखिए बच्चे, शहर के लाइट्स, शहर के शोर शराबे में जो हमारी नाइटिंगेल चिड़िया है वो गूंगी हो जाती है वो, ठीक है। तो ये अगर इसको भी ना अच्छा लगे तो क्या अच्छा लगेगा, इससे भी अच्छा गाँव ही लगेगा। तो आपको अगर चिड़ियों की आवाज सुननी है तो गांव आना पड़ेगा, मधुर आवाज सुननी है तो गांव आना पड़ेगा, है ना। झरने का छल छल कल कल जो बहता हुआ जो पानी है वो भी आपको कहाँ सुनाई पड़ेगा, तो वो भी आपको हाँ गांव में ही सुनाई पड़ सकता है। यहाँ देखिए, कहते हैं ग्रामीण जीवन जीने वाले लोग कभी भी शहर में रहने वाले लोगों की चमक धमक को कम नहीं करते हैं, लेकिन शहरों से आने वाली चमक से गांव की रोशनी पर फर्क जरूर पड़ जाता है। शहरों के गाने से गांव के संगीत पर भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि शहर के गानों में शोर बहुत ज्यादा होता है, जबकि गांव में पक्षियों के संगीत रूपी चहचहाट से बहुत मधुर लगता है। शहरों के शोर शराबों में गांव की बुलबुल चिड़ियां भी गूंगी हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि प्रकृति ने कहा कि अगर ईश्वर ने गांव बनाए हैं, अगर ईश्वर ने गांव बनाया है, इसका मतलब कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लेकिन भाई इंसान ने क्या कर दिया, इंसान ने उसको क्या बना दिया, इंसान ने उसको शहर बना दिया उसको, ठीक है, इंसान ने उसको शहर बना दिया है, ठीक है। ओके, यहां देखिए बच्चे, अब इस चैप्टर से जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो यहां बच्चे हमने यहां पर लिख दिया है और इसका हिंदी वर्जन आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर का देखिए क्या है ये। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, पेंसिव का मतलब होता है चिंतित, मतलब थोड़ा सा दुखी उदास, कंट्राइव का मतलब होता है योगदान, ठीक है। आइडलनेस का मतलब होता है सुस्त होता है, ठीक है। सुस्ती कह सकते हैं, सुस्त नहीं सुस्ती कह सकते हैं, ओके। आइडल का मतलब होता है सुस्त। सेडेंस का मतलब देखिए पालकी होता है, ओके। और क्या होता है देखिए, स्प्लेंडर का मतलब होता है चमक धमक, एप्लिस का मतलब होता है ग्रहण लग जाना, किसी चीज को कम कर देना, ऑफेंडेड का मतलब डरा हुआ, कंफाउंड का मतलब घबरा देना, कंफ्यूज कर देना, और हार्मोनियस का मतलब होता है इसके मधुर। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसका आपको हिंदी मीनिंग यहाँ पर दे दिया गया है ये, ठीक है ना। यहाँ देखिए, बाकी हम भी पूरा बिहार अभी नहीं घूमे हैं, लेकिन घूमने का मन तो है कि बिहार में बहुत जगह घूमे, ओके। अब देखिए बच्चे, इस चैप्टर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमेशा करते हैं पहले शॉर्ट आंसर को आज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। पहले क्वेश्चन का मतलब समझा जाए। कहते हैं वेयर डू यू फाइंड, कहां पर आपको कहां पर आपको मिलता है, कहां पर आपको मिलता है क्या, तो अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण, ये कहां मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा कि गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। मतलब क्या कि जहां जो लोग अगर गांव में रह रहे हैं तो अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण, अच्छे विचार, ये आपको मिल सकते हैं कहां, तो ये विलेजेस में मिल सकते हैं, गांव में ही मिल सकते हैं। तो ये देखिए हो गया आंसर कि हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन विलेजेस, कि हेल्थ और वर्च्यू गांव में ही पाए जा सकते हैं, जो कि सही बात है। अगला बच्चे क्वेश्चन क्या गया, कहता है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स। कहते हैं कि ये तुम्हारे खेत खलिहान बाग बगीचे कहां तुम्हें देखने को मिलेंगे, कहां देखने को मिलेंगे। हाँ, कंट्री भी लिख सकते हैं, विलेज की जगह पर आप कंट्री भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड्स एंड ग्रुप्स आर फाउंड इन द विलेज। देखिए क्या बोला गया कि खेत खलिहान और बाग बगीचे आर फाउंड, मिलते हैं, कहां मिलते हैं, तो ये गांव में ही मिलते हैं। मतलब खेत खलिहान और बाग बगीचे कहां रहेंगे, शहर में थोड़ी रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बच्चे क्वेश्चन यहां किया गया, एकदम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, मतलब है ना उसका उद्गम। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग। शाम के वक्त, शाम के समय में गांव में ये जो प्रकाश का जो स्रोत है वो कहां से मिलता है, वो क्या होता है, पूछ रहा है क्या होता है ये।
ओके, आंसर बच्चे लिखा गया, देखिए द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का जो स्रोत है स्पेशली गांवों में वो कहां होता है, तो शाम के समय में वो क्या होता है, तो इज द मून, वो क्या होता है, तो वो चंद्रमा होता है। गांव में शाम के टाइम में प्रकाश का स्रोत कौन है, वो तो वो चंद्रमा है, वही तो है जहां से प्रकाश आ सकता है। अब रात में सूरज तो होगा नहीं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि मून ही लिखा है यहां पर, है ना। तो द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग इज द मून। नेक्स्ट वन, यहां बच्चे क्वेश्चन किया गया, Why is the nightingale mute in a town? शहर में बुलबुल चिड़िया गूंगी क्यों हो जाती है, जबकि गांव में तो भाई अच्छा गाना गाती हैं, लोग उसको बुलबुल चिड़िया कहते हैं, है ना, उसको कोकिला कहते हैं। तो यहां देखिए कहते हैं द नाइटिंगल इज म्यूट इन अ टाउन। अब यहां पर आप एक ही जगह पे चाहे तो द भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो द नाइटिंगल इज म्यूट इन द टाउन, शहर में नाइटिंगल चिड़िया बुलबुल चिड़िया गूंगी हो जाती हैं। क्या गूंगी हो जाती हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स सॉन्ग्स आर कन्फाउंड, क्योंकि इसके जो गाने होते हैं ना, जो बुलबुल चिड़िया जब शहर में गाने की कोशिश करती है तो उसके गानों को दबा दिया जाता है, कन्फाउंड कर दिया जाता है, मतलब एकदम भ्रमित कर दिया जाता है। इस वजह से बुलबुल चिड़िया गाना ही बंद कर देती है। ओके, तो बच्चे इस चैप्टर से ये रहा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, एकदम ब्रीफली इसका आंसर हो गया। कल के बच्चे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपका जो होगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, हम लोग उसको डील करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर से लेकर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग कल की क्लास में डील करेंगे। तो आई होप कि बच्चे आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, और बच्चे एक बार में क्लास समझ में नहीं आता हो तो आप उस क्लास को कम से कम दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके ही, थोड़ा सा फास्ट करके ही उसको देखिएगा, बीच बीच में उसका रिवीजन करना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए आज आपका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो ऐसे करते 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 आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का पलट के नहीं देखना है फिर, है ना, ऐसा नहीं करना है, उससे भी वापस फिर रिवीजन में रहते रहना है। क्योंकि हर वीक में आपका टेस्ट लेंगे हम, समझ गए ना, टेस्ट का टाइम जल्द ही डिसाइड हो रहा है। टेस्ट का टाइम हमें लगता है कि इंग्लिश का जो भी टेस्ट होगा ना, उसके लिए टाइम हमने डिसाइड किया है सैटरडे को, मतलब हर वीक में आपका एक टेस्ट होगा। कौन से दिन, सैटरडे को, मतलब जितना भी चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे ना, सबको मिला मिला के आपका टेस्ट हर सैटरडे को हम लेते जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा ना, कि ग्रामर का चैप्टर चल रहा हो चाहे बुक वाला चैप्टर, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका हम टेस्ट लेते रहेंगे। तो ये अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पढ़ाएंगे और सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे, संडे लीव रहेगा, आराम से रेस्ट कीजिए, माइंड को थोड़ा शांत कीजिए, फिर मंडे से वापस आइए पढ़ने के लिए। अच्छा रहेगा ना। हाँ, बुक नहीं है तो घबराना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना पढ़ा रहे ना आप, जितना हम आपको 10th में पढ़ा देंगे ना, उतना ही पढ़ के जाइए ना, एग्जाम में 80+ नंबर लेके आइएगा, उससे तो कम नहीं आएगा। लेकिन जितना कहेंगे उतना करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा ही कहेंगे, डरिए मत, ठीक है। बाकी बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में इस चैप्टर के को फिनिश करने के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बच्चे चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।